मुख्यमंत्री बना जाएंगे। यानी हर साल एक नया मुख्यमंत्री होगा जिसे कुशवाहा, राजभर, चौहान, मुसलमान और पटेल समुदाय से चुना जाएगा। यानी सोशल इंजीनियरिंग का यह सबसे बड़ा इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में किसका दांव भारी पड़ेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी की बिसात किसे शह और किसे मात। उत्तर प्रदेश का चुनाव वाकई जोरदार होता है और 2022 में भी उत्तर प्रदेश का चुनाव जोरदार होगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा आज के तारीख में अपने दम पर सरकार बनाने की कवायद में है। हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कि सपने देखिए लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 300+ में जुटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार प्रदेश में चुनाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक क्रांति होगी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र बनाया था और जिस भरोसे पर जनता ने बहुमत दिया, जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भुला दिया। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। मायावती खुद अपने बूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में नया गठबंधन खड़ा हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी समेत 10 दलों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है, जिसका नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। अब जरा इस मोर्चे के मुख्यमंत्रियों वाला फार्मूला भी देख लीजिए। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। अब की नजर योगी आदित्यनाथ पर होगी। अगले 1 साल में के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में होगा। उसमें हम लोगों ने न कभी संकोच किया है जी और न उसमें किसी की परवाह की है। कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है, आप कह रहे हैं 22 में बाईसाइकिल, ये जो नया स्लोगन है, ये कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव को आ कहां से रहा है? पिछले 4 साल में और 5 बजट में ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि आखिरकार जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, वो संकल्प पत्र पे काम क्यों नहीं हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट होता जी कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनका कोई क्लियर विजन होता। हालांकि उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके ओवैसी ने यूपी के चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनावी पंडितों का कहना है कि बिहार में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ था। तो कांग्रेस का चेहरा यूपी में कौन है? लास्ट टाइम तो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, इस बार चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए, यूपी में अधिकृत रूप से हमने अभी कोई घोषणा नहीं करी है चेहरे की। हम लोग इस फाइट में उतरे हैं। अभी तक जिस फाइट में हम आए हैं उसको प्रियंका जी ने लीड किया है। वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको उन्होंने लीड किया है। दिन रात वो काम कर रही हैं। हालांकि बंगाल में ओवैसी कोई कमाल नहीं कर पाए। उधर यूपी में किसान आंदोलन, धर्म परिवर्तन गैंग को लेकर हुए खुलासे और 2 बच्चों वाली पॉलिसी की तैयारी पर अलग अलग पार्टियां अपने सियासी हित के मुताबिक बयान दे रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कुशल प्रशासन और विकास के मुद्दे के साथ चुनावी रणनीति में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी में
जीत का किसका दावा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी की बिसात, किसे शह किसे मात। यूपी की बिसात किसे शह किसे मात। लेकिन अब यूपी की चुनावी बिसात का एक विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, जरा देखिए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरह से यूपी का चुनाव इंपॉर्टेंट है। पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी, और यह फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान संभव है, क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण है। दलित मुसलमान नुकसान संभव है मायावती को। कांग्रेस का कोई खास बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की हैसियत इस समय बड़ी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो फायदा होगा, ये पॉलिटिकल आंकलन है। बढ़ता हूं मैं आगे। जोश में आखिरकार क्यों है अखिलेश यादव, किन मुद्दों पे वो करेंगे बात। उनका पहला मुद्दा होगा, उनकी पहली लाइन होती है हर इंटरव्यू के अंदर विकास की। वो बात करते हैं कि हमने बहुत विकास किया था, हमारी सरकार जो चली 5 साल उसने विकास की बयार बताई थी। कोरोना को लेकर उनका वार होगा। बंटवारे की राजनीति बीजेपी करती है, यानी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है, ये उनका वार होगा। और आखिर में किसान के सहारे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उतरना जरूर चाहेंगे, लेकिन राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा है जो शायद उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और क्योंकि अगर आरएलडी के साथ अखिलेश यादव जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाट वोटों की बड़ी लड़ाई है, ये माना जाता है आरएलडी के साथ जाट और मुसलमान दोनों आ सकते हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। मैं बढ़ता हूं आगे। राजभर का जो फॉर्मूला है उसमें मायावती को देख लेते हैं। मायावती की क्या प्लानिंग हो सकती है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुकी है। नाराज वोटरों को संदेश देने की ये बड़ी कोशिश है। एसपी के साथ जाने से पुराने वोटर जो थे और उनके जो कार्यकर्ता थे वो बेहद नाराज हो गए थे, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती है अगर सरकार बनाने की हैसियत में आई। ये कांग्रेस के साथ भी जा सकती है, ये बाकी पार्टियों का भी समर्थन ले सकती है, लेकिन हैसियत होनी चाहिए। बढ़ता हूं मैं आगे। राजभर साहब सबको रिझाने की इनकी कोशिश है। ये अभी तक की राजनीति के अंदर एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका कोई रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया, लेकिन ये एक सरप्राइज एलिमेंट है चुनाव के अंदर। 5 साल में 5 मुख्यमंत्रियों का फॉर्मूला है। 5 जातियों और धर्म के प्रतिनिधि का संभव है। एक मुसलमान होगा, एक चौहान होगा, एक पटेल होगा। इस तरह का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। 5 साल में 20 उप मुख्यमंत्री, यानी हर साल 4 डिप्टी सीएम। ये एक नया फॉर्मूला है राजभर साहब का, और मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे राजभर साहब बात करने के लिए। अब आखिर के अंदर बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था इनके लिए बड़ा प्लान है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, पोस्टर बॉय माने जाते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। राम मंदिर बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना की 2 लहरों में जिस तरह से सरकार का कामकाज है, योगी ग्राउंड पे खुद उतरे। जब सब मुख्यमंत्री और नेता क्वारंटाइन हो गए थे तो योगी ग्राउंड पर थे, उसका एक फायदा इनको मिल सकता है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर योगी बहुत मुखर है, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन सकता है आने वाले दिनों के अंदर। चुनाव से पहले धर्मांतरण गैंग पे जिस तरह का शिकंजा है, जिस तरह की बड़ी कार्रवाई है, वो एक बड़ा फायदा होगा। उसके बाद कानून व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की। इसी प्लान के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। गैंगस्टर्स के खिलाफ जिस तरह की बड़ी कार्रवाई करी है, भूमाफिया के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई करी है, वो भी एक इनका पॉइंट होगा। लेकिन अब बात एक और फैक्टर की, जो कि हर चुनाव में सबसे बड़ा होता है, और वो होता है नरेंद्र मोदी। देखिए, उत्तर प्रदेश से सांसद है नरेंद्र मोदी, बनारस इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यह फैक्टर बड़ा मजबूत है। तो सोचिए, एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, तो कितना बड़ा फैक्टर होगा ये इस चुनाव के अंदर। इसलिए ये मोदी फैक्टर महत्वपूर्ण है। सारे फैक्टर एक तरफ नरेंद्र मोदी को आप रख सकते हैं चुनावी बेसात के अंदर। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा में? के शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो खुद उत्तर प्रदेश से आती है, महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ सुनील सिंह यादव है, जो कि एमएलसी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ एएम
पार्टी के नुमाइंदे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, असीम वकार साहब, उनका अभिनंदन है। सुभाष मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका हैं, अपने पॉइंट को रखती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, अपनी बात को रखती हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत, मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़ेंगे, चढ़ गए हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं राजभर साहब से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, ओवैसी साहब की पार्टी का और राजभर साहब का गठबंधन है। राजभर साहब अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। राजभर साहब, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल आप ही से है और जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अनोखा भी है। क्या आपको लगता है कि ये आपकी एक ऐसी पॉलिटिकल गेम है जो आपको बड़ा फायदा दे सकती है, और क्या आप कांग्रेस सपा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तो आप खिलाफ है? राजभर साहब। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया 6 महीने का सीएम बनाने का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 325 सीट करके पूर्ण बहुमत आने के बाद भी 2 डिप्टी सीएम बनाया। इससे हम लोगों ने देखा कि आपसी अंदर कलह होती है, इसकी वजह से ये बात नहीं करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मोर्चे के सभी साथियों ने तय किया कि जब 6 महीने का सीएम बनाया जा सकता है तो हम लोग 1 साल का सीएम और 4 डिप्टी सीएम दोनों बना ले। तो सभी लोगों ने कहा ये बात तो बहुत अच्छी है। आभार में झगड़ा वाला जो होता है कि नहीं हम सीएम की हम सीएम की हम सीएम, और तो इस स्थिति में हम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं ये चीजें होंगी। और मुख्य मुद्दे पर हम लोग अपने जो समझौते हुए, तो एक हम लोगों का है, दूसरा हमारा है कि भाई हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम जो है गरीबों को निःशुल्क इलाज के सवाल पे, हम जो ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की भीख मांगते थे उसको लागू करने के सवाल पे, प्रदेश में भाईचारा अमन है लागू करने के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला, ये जो भाईचारा है। लेकिन देखिए राजभर साहब, मैं भी पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं, कवर करता आया हूं स्टोरीज को। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है ये सामाजिक न्याय का तो है ही आपकी नजर में, लेकिन ये फॉर्मूला वोट बैंक का भी तो है, इसमें तो कोई दरार नहीं है। और मेरा सवाल बहुत सरल था आपसे, क्या आप कांग्रेस और सपा के साथ भी जा सकते हैं? पहले सपा का पूछ लेते हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य हमारा साफ साफ है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों के निःशुल्क इलाज के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के सवाल पे, जो भी चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो हमारे साथ आना चाहें। तो हम शुरू से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, उनका स्वागत है। ठीक है, हमको कोई परहेज नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। बीजेपी के बिल्कुल आपने स्पष्ट करिए, यानी अभी आपके दरवाजे कांग्रेस के लिए भी खुले हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी खुले हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं रुक करता हूं सुनील सिंह यादव का इस पूरी चर्चा में। सुनील सिंह यादव, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी रण के अंदर उतरेगी, आप भी जानते हैं उनका सबसे बड़ा प्लैंक है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा उनका प्लैंक होगा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो। तीसरा उनका जो सबसे बड़ा प्लस रहेगा वो है प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप अपने बूते और छोटी पार्टियों के बूते उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन किन छोटी पार्टियों के साथ अभी आपके साथ आने की संभावना है? देखिए अमीश जी, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश के 2022 का चुनाव का है, तो मुझे लगता है जो पंचायत के परिणाम आए हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा है, वो किसान हो, कोरोना से पीड़ित हो, बेरोजगार नौजवान हो, खास तौर से पिछड़ा दलित, जिनके नौकरी भी योगी आदित्यनाथ ने छीनी है, जिनका आरक्षण भी छीना है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा तबका नहीं है जो योगी जी से नाराज ना हो, बीजेपी से नाराज ना हो। और हमारे नेता ने एक ही बात तो कही कि भाई जो आपने संकल्प 2017 में रखा था प्रदेश की जनता के सामने, 24 करोड़ की जनता के सामने, आपने कहा था हम आय दोगुनी कर देंगे किसान की, आपने रोजगार की बात कही थी, आपने लैपटॉप की बात कही थी, आपने बिजली की बात कही थी, तो अभी आप कुछ नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक हवा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है जनता। तो इस सफाई में अगर आपको अब तो ओवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ओवैसी साहब की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? इस सफाई के अंदर आप ओवैसी साहब का साथ भी लेंगे?
असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को आप कैसा देखते हैं? देखिए अमीश जी, हमारे नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां बहुत लोग चुनाव लड़ने आएंगे, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट पे बात करेगी, समाजवादी पार्टी समीकरण होता है MY समीकरण को दूसरे मुद्दों में नहीं भटकने देगी। तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने तय किया है कि हम छोटे दल अगर आना चाहते हैं, देखिए मैं तो बात कर रहे हैं जो हमारी विचारधारा मैं तो आपसे बड़ा ले जाने की बात सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ओवैसी साहब की पार्टी, राजभर साहब और ओवैसी साहब का गठबंधन है, ये पार्टी आपको सियासी नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा पॉलिटिकल आकलन है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक क्योंकि जनता हमारे साथ है। जहां तक सवाल राजभर जी का है, तो हम लोग लगातार राजभर जी को सुनते रहते हैं। राजभर जी सांप्रदायिकता के खिलाफ, सामंतवादी सरकार के खिलाफ, झूठी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते हैं। और अभी भी मैं राजभर जी को सुन रहा था, जो बातें वो कह रहे थे वो तो सब हम कह ही रहे हैं, वो हम सब करने को तैयार ही हैं। हम तो भाजपा को हटा करके उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो आए, लोगों को रोजगार मिले, बिजली मिले, किसानों को सस्ते में बिजली मिले। जो अभी राजभर जी को मैं सुन रहा था, वो सारी वही बातें हैं जो समाजवादी पार्टी करेगी। तो मतलब आप ओवैसी साहब और राजभर जी के साथ खड़े हैं, ये मानूं मैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। ना 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 ना, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। अखिलेश, अभी आपने बोला, अभी और अखिलेश जी ने भी बोला कि हम छोटे दलों के साथ जा सकते हैं, तो फिर ये भी इनके साथ तो काफी छोटे दल है, तो फिर आप क्यों नहीं जाएंगे इनके साथ? और आप कह रहे हैं कि इनकी बातों से आप सहमत भी हैं, ये बीजेपी के खिलाफ है, ये सामंतवादी सोच के खिलाफ है, तो ओवैसी साहब के साथ राजभर जी हैं। राजभर जी की ओवैसी साहब, राजभर जी तो ओवैसी साहब के साथ है ना? नहीं, देखिए हम केवल ये कह रहे हैं जो छोटे दल हैं, कांग्रेस में हम राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ तो प्रियंका वाड्रा के साथ ही हुए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, आपने बताया कि बहुत सारे दल हैं, ठीक है, तो वो कितने दल हैं वो हमें जानकारी नहीं, हम राजभर जी को जानते हैं। ओवैसी साहब के बारे में को नहीं जानते। ओवैसी साहब की एंट्री के बारे में आप क्या कहते हैं? 20 सेकंड। देखिए वो तो कोई भी लड़ने आएगा, जरूरी थोड़े कोई भी लड़ने आए तो हमें कोई दिक्कत हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता एक बात जान गई है कि योगी आदित्यनाथ को अगर कोई हटा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हटा सकते हैं। ठीक है, मैं असीम वकार का रुख करता हूं, और योगी आदित्यनाथ को कोई हटा सकता है तो अखिलेश यादव हटा सकते हैं, हरा सकते हैं, और किसी में वो क्षमता नहीं है। तो ओवैसी साहब खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, खेल बनाने आ रहे हैं। असीम वकार साहब, फिर मैं कांग्रेस बीजेपी का रुख करूंगा। नहीं, देखिए ये बात आपकी गलत है कि खेल बिगाड़ने आ रहे हैं, बनाने आ रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप चुनाव लड़िए। वहां जो रजिस्ट्रेशन पार्टियों को होता है वो खेल बिगाड़ने और बनाने पे नहीं होता है, चुनाव लड़ने के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। राजभर साहब हमारे एलआई हैं, हम राजभर साहब के साथ हैं। मैंने 3-4 दिन पहले भी ये बात कही थी, मैंने अभी भी ये बात कही है। हम राजभर साहब की इस बात का स्वागत करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो सीएम होंगे उनमें मुसलमान सीएम भी होगा। मैंने भी ये बात उठाई है कि आज तक मुसलमानों के वोटों को लेकर राजनीति करने वाले लोग और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले और मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टियां, आज तक उन्होंने कभी भी मुसलमान के वोट के बाद, इलेक्शन के बाद कभी मुसलमान की बात नहीं की। चाहते तो मुसलमान डिप्टी सीएम बना सकते थे। मैंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि हम अगर अपनी बात रखते हैं, हम अगर अपनी बात कहते हैं, हम अपनी हक मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो हम पर इल्जाम लगा दिया था हम बीजेपी के दलाल हैं। कांग्रेस तो अभी भी यूपी में कह रही है कि आप बीजेपी के इशारे पे लड़ रहे हैं चुनाव। आप लोगों ने सबने देखा, कांग्रेस तो अभी भी यूपी में यही कह रही है कि बीजेपी के इशारे पे लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार में भी कांग्रेस ने यही बोला था। अरे मेरी बात तो सुन लेने दीजिए। बोलिए सर, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए। जवाबी देने आया हूं यहां।
बोलिए बोलिए। बिहार में जब एलआई हुआ, बिहार में जब एलआई हुआ तो लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी का जब गठबंधन हुआ और सरकार बनाई तो लालू यादव ने तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनाया और ये कहा कि हमारा हक है। अगर 8% 10% वाले लोग डिप्टी सीएम बनते हैं और कहते हैं हमारा हक है, तो 20% वाले अगर मुसलमानों के लिए आसिम वकार ने यह कह दिया कि हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो हम बीजेपी के दलाल हो गए। कांग्रेस को तो चाहिए तो शर्म से डूब मरे। आप हमारी हां में हां मिलाते। आज तक हमसे वोट लिया गया, हमारा हक नहीं दिया गया। देखिए ये सवाल जो है ये वाज़ेह सवाल है। ये मैंने एक पौधा लगाया है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं इस बात को देखने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में तमाम स्टेट में जो सरकारें चल रही हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो आज नहीं कल नहीं परसों लोग डिमांड करेंगे और उन्हें डिप्टी सीएम बनाना होगा। मैंने कौन सी गलत बात कही? शरद पवार जी अपने भतीजे को भांजे को बना सकते हैं, लालू जी अपने बेटे को बना सकते हैं, लेकिन मुसलमान की बात अगर आती है तो बीजेपी का एजेंट। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी मुसलमानों ने अगर मायावती जी के ऊपर यह सवाल उठाया हो कि एक दलित नहीं बन सकता, कभी मुसलमानों ने कहा वकार साहब आपने काफी देर बोला, वकार साहब आपने कहा ठाकुर नहीं बन सकता, कभी मुसलमानों ने कहा ब्राह्मण नहीं बन सकता, तो आप कहिए हम तो सबके साथ हैं। ओके हमारे साथ हैं। शुक्रिया। कांग्रेस का गेम क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पार्टी चरबराई हुई है, यानी जमीनी तौर पर पार्टी की हालत बहुत खराब है। एक दूसरे पर नेता एफआईआर करा रहे हैं। मैं आपको दूंगा असीम वकार मौका, मैं आगे मौका दूंगा। पहले शुक्रिया श्रीनित बोलने, मेरे पास 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। एक सेकंड, 3 मेहमान, एक लाइन में। अच्छा बोलिए, एक लाइन में बोल दीजिए। सर एक लाइन में बोल दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एक लाइन में सर, अखिलेश यादव जी, उनको मुसलमानों को डिप्टी सीएम से क्यों नफरत है? अगर आप मायावती जी से पूछेंगे कि क्या मुसलमान सीएम नहीं बनना चाहिए, तो कभी मना नहीं करेंगी। और अगर मना करते हैं तो करिए मना। कांग्रेस सुनिए, मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक सिख भाई को प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद है, अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद, तमाम मुस्लिम नेता थे। किसी एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते? नहीं बनाया। सर मुसलमान क्या करेगा? सब्जी लेकर आएगा, तरकारी लेकर आएगा, कुत्ता खिलाएगा। देश में आप बातें करें, देश में अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे, मुसलमान फखरुद्दीन अहमद साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं, नहीं रहे हैं क्या? अरे सर्वोच्च पद में रहे। सर आप भी बन जाइए राष्ट्रपति, हमें प्रधानमंत्री दे दीजिए। राष्ट्रपति हम मना कब कर रहे हैं? हमें दे दिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं सुप्रिया का रुख करता हूं, सुप्रिया का रुख करता हूं। शुभराष्ट्रा, मैं पहले शुभराष्ट्रा आपका रुख करता हूं। शुभराष्ट्रा, आप देख रही हैं पॉलिटिक्स क्या हो रही है इस समय आपके समक्ष है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम कहते हैं कि जातिवादी रूढ़िवादी सोचों से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल गेम ही यही है। एक तरफ MY है, एक तरफ DM है, और इस तरफ तो ओवैसी साहब का तो MDM और उसके साथ साथ P, पता नहीं और क्या क्या शामिल है। जी अमित जी, मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई संशय नहीं है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम बाकी जो अन्य दल है वो होने वाला है। टेलीविजन पर ऑब्वियस सी बात है कि अलायंसेस की बात टेलीविजन पे, स्पेशली टेलीविजन डिबेट में तो नहीं होगी, इसीलिए चाहे वो सुनील जी हों या वो ओम प्रकाश जी हों, कोई सामने आकर के नहीं कहेगा कि कौन किसके साथ है। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है आमिर जी कि अभी 20 करोड़ जो जनता है उत्तर प्रदेश की, 21 करोड़ इनफैक्ट जनता उत्तर प्रदेश की, उसको डिसाइड करना है कि वो किस तरीके की राजनीति को आगे लेकर के जाना चाहती है। ये जो तमाम बहस अभी हो रही है और आगे भी होगी, अभी आगे तो बहसें और तीखी होती जाएंगी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हावी होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली मैं देख रही थी कि हिस्टोरिकली 1940s में, 1930s 40s में जो डिबेट्स होती थी भारत के अंदर, अंग्रेजों के साथ जो डिबेट्स हो रही थी आइडेंटिटी को लेकर के, लगभग वही डिबेट है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, आसिम वकार जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, और ये वही बात है जो 1940 में मुस्लिम लीग कर रहा था। तो ये बहुत विकट परिस्थिति है आज देश के सामने, और मुझे लगता है देश के युवा को सामने आकर के बहुत बहुत ही धैर्य के साथ राजनीति चुननी होगी कि राजनीति क्या हो आगे की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम राष्ट्रीय पटल पर देखें
तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भिड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक्चुअली रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल क्षत्रप हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है। आप आज इस डिबेट में भी देखिए, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत जी आई हैं। मैं बहुत सम्मानजनक फैक्ट रखना चाहती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत जी ने जब अपना चुनाव लड़ा था महाराजगंज में, वो नंबर 3 पर थी, मात्र 70,000 के आसपास वोट मिला था उनको, शायद उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तो अब ऐसे लीडर्स अगर नेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, तो फिर ये बहुत ये सोचने की बात है। जी, सुप्रिया श्रीनेत का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा आप अपनी बात को रख लीजिए। के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये चुनाव टेढ़ी खीर है? क्योंकि आप बंगाल में आप जो चाहते थे वो हो नहीं पाया। ये चुनाव महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। देखिए अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हर राज्य के चुनाव अलग होते हैं, उसके परिवेश भी अलग होते हैं, परिस्थितियां भी अलग होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि 2014 का चुनाव हो या 2017 का विधानसभा का चुनाव हो उत्तर प्रदेश का, या आम चुनाव 2019 हो, ये तीनों चुनाव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इनसे ऊपर उठकर विकासवाद की राजनीति पर उस पर अपना मुहर लगाएगी। और ये बड़े प्रामाणिक ढंग से उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित भी किया है। और मैं इसको इसलिए भी कहता हूं, अमित भाई आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपको पता होगा पहले एक भ्रांति हमेशा कही जाती थी कि साहब उत्तर प्रदेश में यदि काउंटिंग करना है तो ये देखिए विधानसभा चुनाव है तो 125 सीट तो आप पहले छोड़ दीजिए, एक तो ये वर्ग विशेष की सीट है, आपको तो मिल ही नहीं सकती है, हमारे लिए होता था। लोकसभा में कहा जाता था कि आप 25 से 30 सीट छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी एक ऐसा सीट है जो सीट आप कभी जीत नहीं सकते। लेकिन 2014 में इस भ्रांति को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाप्त किया। हम 80 में से 73 सीट जीत कर आए और उसके बाद विधानसभा में भी हम 325 सीट जीत कर आए। तो हमने हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका माकूल जवाब दिया है। अब आपके शासन को 4.5 साल हो चुके हैं, की राजनीति नहीं चली। अब आपके शासन को 4.5 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद जाएंगे आप। ठीक है, एक सेकंड, सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं। सुनील यादव 40 सेकंड, देन के शर्मा। सुनील यादव, मैं एक टिप्पणी करके बात समाप्त। आप 5 सेकंड। अमित जी को सुन रहा था, अब सुन लीजिए, शर्मा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने 14 की बात की, 17 की 19 की, और जो सबसे बड़ी झूठ बोला उन्होंने कहा हम विकासवाद पर जाएंगे। मैं अमीश जी के कार्यक्रम में के शर्मा आपसे पूछ रहा हूं, 4.5 साल योगी आदित्यनाथ के बीत गए हैं जब से उन्होंने शपथ ली, और अब तक एक काम गिना दीजिए आप उत्तर प्रदेश में जो उनका अपना हो। ठीक है, 30 सेकंड मेरे से जुड़ गई है। ओके, मैं अभी गिना देता हूं। हाँ बिल्कुल, के शर्मा, मैं अभी गिना देता हूं। अमित जी अभी गिना देता हूं। देखिए आपको ध्यान होगा अमित जी, जब उत्तर प्रदेश के 2017 में चुनाव हो रहे थे, थोड़ा इको होगा, थोड़ा कम करा दीजिएगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में क्या था? वो था बिजली का। एक सुन लीजिए ना, मैं आपको गिनाई तो रहा हूं। बिजली आपके समय में 18 घंटे गायब रहती थी, 22 घंटे बिजली, और यही सबसे बड़ा उस समय मुद्दा बना था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं केवल बिजली से चालू, ऐसे तो मैं पूरा आपको लिस्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं केवल बिजली पर ही बता देता हूं। 3 करोड़ परिवारों को नियमित बिजली कनेक्शन हमने दिए। अरे जनाब आप शांत रहिए, अब आपको फिर लग जाएगा बात क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे ना, आप सुन नहीं पाओगे, इसलिए 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतने यूनिट बिजली उत्पादन करने का काम किया। लेकिन ठीक है, मैं वापस आता हूं। सुप्रिया जी मैं के आपके पास वापस आऊंगा, आपको मैं मौका दूंगा। आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन मैं आपको मौका दूंगा। सुप्रिया श्रीनेत तब मेरे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया श्रीनेत माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था इसलिए आपके पास मैं गया, पर आप तक ऑडियो नहीं आ पा रहा था। आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है सुप्रिया जी? जी हाँ, सुनाई दे जी। सुप्रिया जी, अभी आपने सुना होगा जिस तरह की बात असीम वकार साहब कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सबको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाने की कोई बात नहीं करता। कांग्रेस की पॉलिटिकल हैसियत उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कार्यकर्ता सड़क पर लड़ भी रहे हैं, जिस तरह से एफआईआर हो रही है, सुनील राय एक पे एफआईआर कर रहे हैं, कोई दूसरे पे एफआईआर कर रहा है। क्या आपको लगता है योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर in UP? Actually, if I may turn around and ask,
is BJP's house and order in UP. स्वामी प्रसाद मौर्य तो बड़े खास